नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने लक्की सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। किसी शायर ने कहा था कि बुझी समा फिर से जल सकती है, बुझी समा फिर से जल सकती है, कश्ती तूफान से गुजर सकती है। हिम्मत न हार इरादे न बदल, हिम्मत न हार इरादे न बदल, तकदीर तेरी भी बदल सकती है, तकदीर तेरी भी बदल सकती है। आज हमें चौहान वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसके टॉपिक से लगभग हर कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को देखना और सुनना। किसी ने कहा था कि ना देख डाल ना देख शाख, ना देख डाल ना देख शाख, देखनी है तो देख सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख। ठीक उसी प्रकार से चौहान वंश में जिसने पृथ्वीराज को नहीं पढ़ा उसने किसी को नहीं पढ़ा, इसलिए चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान को पढ़ना बहुत जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले वासुदेव चौहान शासक बना था, उसके बाद अजय राज, उसके बाद अर्णोराज, उसके बाद विग्रह राज चतुर्थ, उसके बाद सोमेश्वर देव चौहान और उसके बाद सोमेश्वर देव चौहान का पुत्री पृथ्वीराज चौहान शासक बना था। देखो, पृथ्वीराज चौहान है, इसका जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1166 ईस्वी में। इसके पिता का नाम सोमेश्वर देवी चौहान था। क्या था? सोमेश्वर देव चौहान था। और ये माता का नाम कर्पूरी देवी था। क्या था? कर्पूरी देवी था। सोमेश्वर देव चौहान के टॉपिक में आपने पढ़ा था कि 1177 ईस्वी में आबू के शासक जैत सिंह और गुजरात के शासक भीम सिंह द्वितीय, हम कह सकते हैं भीमदेव द्वितीय, के मध्य एक युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में सोमेश्वर देव चौहान आबू के शासक जैत सिंह की सहायता करने के लिए गए थे, लेकिन भीम सिंह द्वितीय ने वहां पर उनकी हत्या कर दी। यानी सोमेश्वर देव चौहान की मृत्यु कब हुई थी? 1177 ईस्वी में। इसका अर्थ ये हुआ कि पृथ्वीराज चौहान शासक कब बनेगा? 1177 ईस्वी में। और कब तक रहा? 1192 ईस्वी तक। कब तक रहा? 1192 ईस्वी तक। अब देखो, विशेष बात देखो कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ है? 1166 ईस्वी में। उसके पिता की मृत्यु कब हुई है? 1177 ईस्वी में। इसलिए सवाल ये उठता है कि जिस समय पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक बना था, उस समय उसकी आयु महज कितनी थी? तब जवाब होगा 11 वर्ष। अब आप बताइए कि क्या 11 वर्ष का बालक शासन का संचालन ठीक ढंग से कर सकता है? नहीं। ऐसी स्थिति में उसे एक संरक्षक की आवश्यकता होती है, और उस समय उसके संरक्षक के रूप में कार्य किसने किया? कर्पूरी देवी ने। यानी पृथ्वीराज चौहान की संरक्षिका कौन बनी? कर्पूरी देवी बनी, उसकी मां बनी थी। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि कर्पूरी देवी कौन थी? देखो, आप सभी को पता है कि अपना राजस्थान यहां है। ज्यादा बड़ा ना बनाते हुए छोटा सा बना लेता हूं। यहां कौन सा क्षेत्र है? अजमेर। और इस समय अजमेर का शासक कौन है? पृथ्वीराज
तृतीय, ये पृथ्वीराज तृतीय है। इससे पहले 2 पृथ्वीराज और हुए लेकिन उनका महत्वपूर्ण योगदान नहीं था। और यही पृथ्वीराज तृतीय इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, और यही पृथ्वीराज तृतीय इतिहास में राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर एक क्षेत्र था जिसका नाम क्या था, दिल्ली। यहां का एक शासक था जिसका नाम था अनंगी पाली तोमर। उसके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी, और उस पुत्री का नाम क्या था, कर्पूरी देवी। क्या नाम था, कर्पूरी देवी। इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वीराज चौहान का ननियाल कहां है, दिल्ली, और कर्पूरी देवी किसकी पुत्री है, दिल्ली के शासक अनंगपाली तोमर की पुत्री है। तो 1177 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की आयु में शासक तो बन गया, लेकिन शासन का संचालन कौन कर रहा है, उसकी मां कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी ने शासन का संचालन करने के लिए 2 व्यक्तियों की सहायता ली थी, जिसमें एक तो था प्रधानमंत्री और एक था सेनापति। प्रधानमंत्री कौन था, कदम्बी दास, और सेनापति कौन था, भुवनी मल। तो ध्यान रखेंगे कि कर्पूरी देवी ने प्रधानमंत्री कदम्ब दास, इसको केमास भी कहते हैं, और सेनापति भुवन मल की सहायता से शासन का संचालन किया। कितने वर्ष तक किया, 1 वर्ष तक। और समय आ गया 1178 ईस्वी का। 1178 ईस्वी में स्वयं पृथ्वीराज ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली और मां से कहा कि अब मैं शासन का संचालन कर सकता हूं। और जैसे ही उसने शासन की बागडोर अपने हाथों में ली तो उसने सर्वप्रथम उच्च पदों पर अपने विश्वसनीय अधिकारियों को नियुक्त किया था, और उसने अपनी विजय नीति के लिए 3 पक्ष चुने। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने शासक बनते ही साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी, और उसकी इस विजय नीति साम्राज्य विस्तार की नीति के 3 पक्ष थे। पहला, अपनों के विरोध से मुक्ति पाना। दूसरा, पड़ोसी राज्यों का दमन करना। तीसरा, विदेशी शत्रुओं का मुकाबला करना, उनका सामना करना। जिसमें सबसे पहला पक्ष कौन सा है, अपनों के विरोध से मुक्ति पाना। देखो, जब पृथ्वीराज शासक बना था उस समय उसकी आयु महज कितनी थी, 11 वर्ष। तो उसकी अल्प आयु का फायदा उठाते हुए उसका एक चाचा था जिसका नाम था अपरिगांगे। क्या नाम था, अपरिगांगे। उसने विद्रोह कर दिया, किस लिए, अजमेर की गद्दी हासिल करने के लिए। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने अपनी कूटनीति से अपरगांगे का दमन कर दिया और उसे मौत के घाटे उतार दिया। इसकी मौत का समाचार इसके छोटे भाई नागार्जुन ने सुना, यानी पृथ्वीराज के दूसरे चाचा ने सुना। तो उसने विद्रोह करते हुए एक क्षेत्र था जिसका नाम था गुरुग्राम, जिसे वर्तमान में गुड़गांव के नाम से भी जानते हैं, उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इस बात का जैसे ही पता चला, इसको, पृथ्वीराज को, यहां पर है गुरुग्राम, ध्यान रखना है। जैसे ही पृथ्वीराज को इस बात का पता चला तो पृथ्वीराज ने गुरुग्राम पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी। जैसे ही गुरुग्राम के निकट पृथ्वीराज की सेना पहुंची तो नागार्जुन भयभीत होकर गुरुग्राम से भाग गया और किसी अज्ञात स्थान पर चला गया। आज तक नहीं पता लगा है कि नागार्जुन कहां गया था, कहां पर उसकी मृत्यु हुई थी, किस प्रकार से उसने इसके बाद जीवन व्यतीत किया था। तो सवाल ये उठता है कि तो पृथ्वीराज की सेना का सामना किसने किया। नागार्जुन का एक सेनापति था जिसका नाम था देवी भट्टे। उसने पृथ्वीराज की सेना का डटकर सामना किया, लेकिन अधिक समय तक यह सामना नहीं कर पाया और अंत में पृथ्वीराज की सेना ने
देवभट्ट का सिर धड़ से अलग कर दिया। देवभट्ट का ही नहीं बल्कि पृथ्वीराज का विरोध करने वाले हर व्यक्ति का सिर धड़ से अलग कर गुरुग्राम के दीवारों पर लटका दिए गए, प्राचीरों पर लटका दिए गए, ताकि कोई भी दुश्मन पृथ्वीराज की तरफ आंख उठाने की हिम्मत न करे। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने अपने दो लोगों यानी अपने दो चाचा अपर गंगे और नागार्जुन का दमन कर अपनों के विरोध से मुक्ति प्राप्त कर ली, अर्थात विजय नीति के पहले पक्ष में सफलता हासिल कर ली थी। तो कोई भी आपसे पूछे कि पृथ्वीराज के कौन कौन से चाचाओं ने उसके अल्प आयु का फायदा उठाते हुए ये विद्रोह किया था, एक का नाम अपर गंगे और दूसरे का नाम नागार्जुन। नागार्जुन के सेनापति का क्या नाम था? देवभट्ट। ये तो हो गया अपनों के विरोध से मुक्ति पाने का कार्य। उसकी विजय नीति का दूसरा पक्ष आप सभी को पता है। दूसरा पक्ष कौन सा है? पड़ोसी राज्यों का दमन करना। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पड़ोसी राज्य कौन कौन से थे। यहां देखो एक क्षेत्र है जिसका नाम है गुरुग्राम। यहां यूपी में ही एक क्षेत्र है जिसका नाम है महोबा। यूपी में ही एक क्षेत्र है जिसका नाम है कन्नौज। और यहां पर गुजरात है। ध्यान रहे, पड़ोसी राज्यों में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गुरुग्राम की। किसकी चर्चा करते हैं? गुरुग्राम की। देखो गुरुग्राम जो वर्तमान में गुड़गांव के नाम से भी जाना जाता है, और इसके पास एक क्षेत्र और है जिसका नाम है हिसार। क्या नाम है? हिसार। तो देखो गुरुग्राम और हिसार के पास एक जाति बसी हुई थी जिसका नाम था भंडानक। क्या नाम था? भंडानक। इस जाति की एक विशेषता थी कि ये जहां भी जाती लूटपाट मचाती और फिर वहां से फरार हो जाती थी। जैसे रात के समय में जो आवारा पशु खेतों में चरने के लिए आते हैं वो इस तरह से आते हैं जैसे उनको समझाकर भेजा गया हो, और सुबह भोर होने से पहले चले जाते हैं। इस जाति की भी यही विशेषता थी कि जहां भी जाती मुंह मारती अर्थात लूटपाट मचाती और वहां से फरार हो जाती थी। एक बार क्या हुआ कि ये जाति लूटपाट मचाते मचाते अपने यहां राजस्थान के अलवर भरतपुर क्षेत्र में प्रवेश कर गई। इस बात की जानकारी किसको हुई? पृथ्वीराज चौहान को। तो पृथ्वीराज चौहान ने इधर से गुरुग्राम पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेज दी, और वहां पर भंडानक जाति का जितना भी धन लूट कर रखा हुआ था उस धन को लूटने का कार्य शुरू कर दिया। जैसे यहां पर आई हुई इस जाति को पता लगा तो उसने इस धन को तो छोड़ दिया और उस धन को बचाने के लिए वापस गुरुग्राम पहुंच गई, जहां पर 1182 ईस्वी में, कभी 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की सेना और भंडानकों के मध्य भयंकर संघर्ष हुआ, और उस संघर्ष में पृथ्वीराज की सेना ने भंडानकों का पूरी तरह से दमन कर दिया। यह कहा जाता है कि इसके बाद भंडानक कभी उठ नहीं पाए थे। और इस प्रकार से 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने अपनी विजय नीति के दूसरे पक्ष पड़ोसी राज्यों का दमन करने की पहली सीढ़ी पार कर ली थी। किसका दमन करके? भंडानकों का दमन करके। उस समय एक समसामयिक लेखक हुआ जिनका नाम है जिनपित सूरी। क्या नाम है? जिनपित सूरी। उन्होंने भंडानकों के दमन का उल्लेख किया है कि किस प्रकार से 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने भंडानकों का दमन कर दिया था। यह तो हो गई गुरुग्राम में भंडानकों के दमन की बात। उसके बाद हम चलते हैं कहां? महोबा। प्रश्न ये उठता है कि पृथ्वीराज चौहान के समय महोबा का शासक कौन था? महोबा का शासक कौन था? देखो पृथ्वीराज चौहान के समय महोबा का शासक था परमर्दी देव चंदेल। कौन से वंश से संबंधित है? चंदेल वंश से। शासक का क्या नाम है? परमर्दी देव चंदेल है। देखो इसके दो सेनापति थे, जिसमें एक सेनापति का नाम था आला और दूसरे सेनापति का नाम था उदल। ये कहा जाता है कि इन दोनों सेनापतियों के पास
इनके पूर्वजों के द्वारा दिए गए बहुत ही सर्वगुण संपन्न घोड़े थे, बहुत ही सर्वगुण संपन्न घोड़े थे, जिन पर किसका मन आ गया था? परमर्दी देव चंदेल का। इसलिए परमर्दी देव चंदेल ने उनसे वो घोड़े मांगे, लेकिन आला और उदल ने घोड़े देने से मना कर दिया था, जिससे परमर्दी देव चंदेल नाराज हो गया और उसने आला और उदल को वहां से निकाल दिया और ये दोनों कहां आ गए? कन्नौज आ गए। कहां आ गए? कन्नौज आ गए। एक बार क्या हुआ कि पृथ्वीराज के सैनिक दिल्ली से कुछ कार्य कर वापस लौट रहे थे। कहां? अजमेर। तो जैसे ही महोबा होते हुए निकले, तो महोबा के शासक परमर्दी देव चंदेल ने यहां पर उन सैनिकों की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। किसके सैनिकों की? पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों की। अब पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों की हत्या करवाई गई है, तो क्या पृथ्वीराज चौहान चुप रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सैनिकों की हत्या का बदला लेने का निर्णय कर लिया था और उसने अजमेर से महोबा पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी और वह सेना वहां पर एक स्थान है जिसका नाम है नारायणा। क्या नाम है? नारायण। वहां पर पहुंच चुकी थी। जैसे ही परमर्दी देव चंदेल को पता लगा कि नारायणा नामक स्थान पर पृथ्वीराज चौहान की सेना आ चुकी है, तो वह डर गया, क्योंकि वह इतने अधिक शक्तिशाली शासक का सामना नहीं कर सकता था। इसलिए परमर्दी देव चंदेल आला और उदल को मनाने के लिए कन्नौज गया, उनकी आरती उतारी, चॉकलेट खिलाई और उनको मनाकर वापस लेकर आया। और यह कहा जाता है कि इस नारायणा नामक स्थान पर पृथ्वीराज चौहान और परमर्दी देव चंदेल की सेना के मध्य 1182 में एक भयंकर युद्ध हुआ था और उस युद्ध का नाम था तुमुल का युद्ध। क्या नाम था? तुमुल का युद्ध। इस युद्ध में आला और उदल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उन्होंने बड़ी वीरता के साथ इस युद्ध में भाग लिया था, लेकिन अधिक समय तक नहीं टिक पाए, उनकी उम्र भी बहुत अधिक थी। और इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन एक कवि हुआ है जिसका नाम है जगनिक, उसने किया है। कवि जगनिक ने आला और उदल की वीरता से प्रेरित होकर उनके बारे में 2 पंक्तियां कही थी कि 12 वर्ष कुकर जिए 13 वर्ष जिए सियार। 12 वर्ष कुकर जिए 13 वर्ष जिए सियार, 18 वर्ष क्षत्रिय जिए बाकी जीवन धिक्कार। यानी एक कुत्ते की उम्र महज 12 वर्ष, सियार की उम्र महज 13 वर्ष और एक जो क्षत्रिय होता है, एक योद्धा होता है, उसकी उम्र 18 वर्ष होती है। एक क्षत्रिय जब युद्ध के मैदान में उतर जाता है तो वह भूल जाता है कि मैं 50 साल का हूं, वह भूल जाता है कि मैं 80 साल का हूं, भूल जाता है कि मैं 100 साल का हूं। वह युद्ध के मैदान में मरने और मारने के लक्ष्य से 18 वर्ष के नवयुवक की तरह युद्ध करता है। और इस प्रकार से तुमुल के युद्ध में महोबा के शासक परमर्दी देव चंदेल की हार हो गई और उसकी हार होने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने महोबा में अपना एक अधिकारी नियुक्त कर दिया जिसका नाम था पंजुनी राय। उसको अपना अधिकारी नियुक्त कर वापस लौट गया था। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कन्नौज की, जिसकी चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और कल के लिए आप इंतजार करते रहिए। कल वाला जो टॉपिक होगा वह बहुत ही इंटरेस्टेड होगा। एक बार इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, आपका रोम रोम पृथ्वीराज चौहान है वह कहने लगेगा। आप पृथ्वीराज चौहान से संबंधित प्रत्येक जानकारी से अवगत हो जाएंगे और कभी भूल नहीं पाएंगे। इस प्रकार से हम पृथ्वीराज के चौहान के टॉपिक